बच्चों को सबसे पहले तो अनुशासन का पालन करना चाहिए, नियमित होना चाहिए। उनको जो है वो नियमित रहें, अनुशासित रहें और धैर्य रखें। तो इन 3 चीज़ों के साथ अगर वो चलेंगे और अपना फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। तो अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो फिर आप जुडिशरी के लिए लॉ पे विशेष रूप से कंसंट्रेट करें। अच्छी मैगजीन्स जो है वो जनरल नॉलेज के लिए अखबार वगैरह को पढ़ें और मन लगा के 3 साल LLB के या 5 साल LLB के, और मुश्किल से 2 साल फिर आपको और लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने हैं और आप अपना उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। स तो दीर्घकाल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कहते हैं कि अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसा कि हमारी जीवन में संघर्ष हमारे साथ जुड़ा रहता है, वैसे ही हम अभ्यास के द्वारा किसी भी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। सफलताएं हमारी तभी कदम चूमती हैं जब हम मेहनत का दामन थामते हैं। और एक श्लोक और मुझे याद आता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। कहते हैं बार बार अभ्यास करने से तो निशान पड़ जाते हैं और हमारी बुद्धि उसी अनुसार कार्य करती है। तो आज इंटरव्यू की इस कड़ी में मैं सत्यम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक ख़ास इंटरव्यू लेकर आए हैं और इंटरव्यू की इस कड़ी में हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठतम एक शख्सियत जिनका नाम है श्री AK अग्रवाल जी, जो फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यूपी के रहे हैं। आप बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे भी आपने कार्य किया है और साथ में यूपी जजेस एसोसिएशन में 2 साल तक आप प्रेसिडेंट पद पर रहे हैं 2004-05 के आसपास, और उसके बाद जजेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में आप 4 साल तक एडिशनल डायरेक्टर के पद पर रहे हैं और जिसमें आपने तमाम जजेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। तो इतनी खास शख्सियत के साथ अब हम बातचीत करेंगे। हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए। मैं AK अग्रवाल रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूँ, जैसा कि सत्यम ने बताया, और यूपी का ही रहने वाला हूँ और यूपी न्यायिक सेवा में ही मैं 1978 में भर्ती हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा भी मुजफ्फरनगर ही हुई। GIC मुजफ्फरनगर से मैंने इंटरमीडिएट पास की, हाई स्कूल इंटर दोनों प्रथम श्रेणी में पास हुआ। उसके बाद BSc और MSc मैंने की और फिर LLB भी मुजफ्फरनगर DAV कॉलेज से करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था। तो और मेरे बड़े भाई साहब न्यायिक सेवा में थे, तो इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं भी न्यायिक सेवा के लिए प्रयत्न करूं और मैंने न्यायिक सेवा के लिए परीक्षा दी और प्रथम प्रयास में ही मैं न्यायिक सेवा में सफल हुआ। कौन से आपकी अगर हम सर बात करें तो कौन से सत्र में आपका चयन हुआ? 1975 का ये बैच था और जो 1978 में अल्टीमेटली ज्वाइनिंग सर्विस की हुई थी। अगस्त 78 में मैंने जो है वो नैनीताल ATI एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता था, तो उसमें मैंने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद पर ज्वाइन किया था। बहुत शानदार सर, बहुत ही बढ़िया। सर हम आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में एक बार जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, कहाँ से आपने क्या क्या किया? मैंने जैसे बताया कि मैं GIC मुजफ्फरनगर में का छात्र रहा हूँ। 6ठी क्लास में मैं वहाँ भर्ती हुआ था, परीक्षा हुई थी 6ठी क्लास के लिए भी, और उसमें सफल होने के बाद मैं इंटरमीडिएट तक वहाँ पढ़ा। अच्छा स्टूडेंट रहा और टॉपर तो नहीं कह सकता उस ज़माने में, लेकिन जो है अच्छी पोजीशन में रहती थी हमेशा क्लास में, और हाई स्कूल इंटर दोनों प्रथम प्रयास में और प्रथम श्रेणी में पास किए। उसके बाद SD कॉलेज से जैसे बताया मैंने BSc और फिर MSc किया और LLB में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, तो अच्छा स्टूडेंट मैं रहा हूँ। और उसके बाद मैंने और भी परीक्षाएं दी और मैंने 2 बार IAS भी क्वालिफाई किया, 2 बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी क्वालिफाई किया। तो PCS में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, सेल्स टैक्स ऑफिसर के पद पे सहारनपुर नियुक्ति भी हुई थी, लेकिन न्यायिक सेवा में उससे पूर्व चयन हो गया था, तो अब मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो इसलिए फिर मैंने सेल्स टैक्स ऑफिसर के पद पर ज्वाइन नहीं किया।
वाह सर, बहुत शानदार सर। आपका जो आपका बेसिकली रुझान बढ़ा वो कहाँ से बढ़ा? आपको वो कौन सी प्रेरणा थी जिसमें आपने शुरू किया था? एक तो मेरे बड़े भाई साहब ऑलरेडी न्यायिक सेवा में थे, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में, और वो उस समय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। तो मैं उनको बचपन से देखता था कि क्या उनकी शान है, क्या जो है वो जब चलते थे, चाहे उस ज़माने में सुविधाएं न्यायिक सेवा में कम थी, वो काफ़ी दिनों तक उन्होंने साइकिल चलाई, लेकिन वो साइकिल पे भी चलते थे। तो कार वाले वकील भी मैंने देखा कि कार रोक के या मोटरसाइकिल पे दरोगा जा रहा है, इंस्पेक्टर जा रहा है, तो रोक के अपनी मोटरसाइकिल वो उनको नमस्कार करता था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि भाई न्यायिक सेवा में सम्मान बहुत है। बहुत शानदार। हाँ, और दूसरे मैंने ये देखा कि न्यायिक सेवा में वो अपने बच्चों, एक टाइमली सर्विस है, 24 घंटे की सेवा नहीं है। 10 बजे कचहरी जाते थे, तो शाम को 5 बजे तक घर आ जाते थे, आके अपने बच्चों को देखते थे, जिसका परिणाम यह है कि उनके 3 बेटियां बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जो है तीनों एक बेटी तो उनकी IAS हो गई है, एक बेटी MD डॉक्टर है, एक बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो वो सब मैंने देखते हुए कि भाई जो है वो न्यायिक सेवा में आप अपने परिवार को बेटर लुक आफ्टर कर सकते हैं, न्यायिक सेवा में आप जो है वो बहुत सम्मान पाते हैं। तो इसलिए मैंने न्यायिक सेवा को सेल्स टैक्स ऑफिसर की सर्विस से प्रेफर किया। बहुत शानदार सर आपकी प्रेरणाएं रही। और सर हम पूछना चाहेंगे कि आपने जो PCS ऑफिस क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, तो वो कौन से सन में किया और उसको जो है कितने समय तक आपने ज्वाइन करके रखा? PCS का मैंने 1976 का वो एग्ज़ाम था, और वो मैंने सिलेक्शन मेरा हो गया था, उसका रिज़ल्ट भी पहले आ गया था, लेकिन उसी दौरान जो है मेरी पोस्ट पे इसकी पोस्टिंग जो है, ये चूँकि 75 का एग्ज़ाम था, इसकी पोस्टिंग जो है वो आ गई थी अगस्त 78 में, और वो शायद अक्टूबर 78 में सेल्स टैक्स ऑफिसर के लिए पोस्टिंग आई थी सहारनपुर ज़िले के लिए। तो लेकिन चूँकि मैं बिजनौर में एज मुंसिफ मजिस्ट्रेट ज्वाइन कर चुका था, तो इसलिए जो है वो थोड़ा दुविधा रही उस समय कि सेल्स टैक्स ऑफिसर के लोग अलग एडवांटेजेस बताते थे, और ये जो है न्यायिक सेवा के अपने अलग जो है वो तरह की सेवा थी। तो थोड़ा सा द्वंद्व रहा कि इसी में रहा जाए या जो है वो सेल्स टैक्स ऑफिसर में जाया जाए, लेकिन अल्टीमेटली सब परिवार वालों की इच्छा को देखते हुए और अपने डिस्ट्रिक्ट जज ने मेरे समझाया कि यहाँ आपका मान सम्मान ज़्यादा है, तो सबकी राय के बाद मैंने फिर न्यायिक सेवा में कंटिन्यू रहना उचित समझा। ज्वाइन मैंने सेल्स टैक्स ऑफिसर की सर्विस नहीं की थी। बहुत शानदार सर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आप कितने पदों पर सेलेक्ट हुए, लेकिन आपके सपने बहुत ऊंचे थे, तो आपने अपनी प्राथमिकताएं उसमें रखी और उसके अनुसार ही आपने कार्य किया। सर हमारा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपका जुडिशरी में क्या सेवा काल रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। कब और कहाँ आप रहे पोस्टेड? सिलेक्शन तो मेरा एक बार 1973 में MSc करने के बाद लॉ करते के दौरान ही CBI में भी हो गया था सब इंस्पेक्टर के लिए। तो 1973 में, लेकिन उसमें 10,000 रुपये का एक तो बॉन्ड भरवा रहे थे, हैदराबाद जाना था। अच्छा। और चूँकि मेरा इरादा उस वक्त IPS IAS जज ये इस सब का था, तो मैंने सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन करना 1973 में उचित नहीं समझा, और उसके बाद 3-4 साल 5 साल मुझे लगे, मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली मैं अपने ध्येय में सफल रहा। और न्यायिक सेवा में मैंने जो है 1978 में ज्वाइन किया, और नैनीताल ट्रेनिंग के बाद नवंबर 78 में बिजनौर एज मुंसिफ मजिस्ट्रेट मैंने ज्वाइन किया, और 4 साल वहाँ सेवा देने के बाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट की, फिर उसके बाद कई ज़िलों में जो है वो 2 ज़िलों में और मैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट रहा, जालौन, और जालौन की एक आउटलाइन कोर्ट थी कौच, मुंसिफ कौच, जिसमें जो है वो मुझसे पहले 1 साल में 5 मुंसिफ चेंज हुए थे, बड़ी डिस्टर्ब्ड आउटलाइन थी, लेकिन मैंने उसमें जाके मेरी पोस्टिंग की गई कौच में, और मैंने उस कौच की मुंसिफी को 2 साल तक रेगुलरली चलाया। मैं 2 साल तक वहाँ मुंसिफ रहा, और उसके बाद जो है वो रिवार्ड के तरह मुझे जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो हमारे हाई कोर्ट के थे, उन्होंने मुझे मेरठ जो है वो पोस्टिंग दी। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, तो मेरठ की पोस्टिंग मेरे लिए बेस्ट पोस्टिंग हो सकती थी। तो उस कठिन पोस्टिंग में काम करने के बाद मेरठ में फिर 3 साल यहाँ एज मुंसिफ मजिस्ट्रेट रहा। यहाँ से मेरा प्रमोशन फिर सिविल जज का हो गया था, और फिर मैं सिविल जज रामपुर, मुरादाबाद और देहरादून में सिविल जज रहा। फिर 1996 में मेरा प्रमोशन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का हो गया था, और मैं बुलंदशहर, फिर देहरादून, फिर आगरा,
और फिर वापस मेरठ में 2000 से 2003 तक मेरठ में मैं फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा, और यहाँ के बाद फिर हरदोई 1-1.5 साल रहा, और फिर मैं एडिशनल डायरेक्टर 4 साल तक रहा। जजेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेरी नियुक्ति कर दी गई, और मैं जजेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ PCSJ के भी अधिकारी म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट जो अब सिविल जज जूनियर डिवीज़न कहलाते हैं जी। तो वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, फाउंडेशन कोर्स उनका होता है, तो वहाँ मैं रहा। और वहाँ डायरेक्ट HJS वाले भी आते हैं, हायर जुडिशल सर्विस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सीधी भर्ती होती है, तो वो लोग भी आते हैं, तो उनका भी फाउंडेशन कोर्स 3 महीने का होता है। तो मेरे कार्यकाल के दौरान कई लोगों के वहाँ फाउंडेशन कोर्सेज हुए, कई बैचेज के, और उसके अलावा जो है वहाँ रिफ्रेशर कोर्सेज होते थे। तो पूरी यूपी के ही लगभग सभी जजेज वहाँ उस दौरान 4 साल के कार्यकाल में मेरे संपर्क में आए। वाह, अमेजिंग सर, क्या शानदार आपके पोस्टिंग्स रही हैं। और आपने उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट जज हो गया था वहीं से पोस्टिंग के एडिशनल डायरेक्टर के दौरान, और फिर मैं 3 जगह पे जिला जज रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज औरैया, डिस्ट्रिक्ट जज पीलीभीत, और फिर डिस्ट्रिक्ट जज लास्टली जो है फिरोज़ाबाद। बहुत शानदार सर, मुझे तो सुन के काफ़ी मज़ा आ रहा है। और सोचो आप कितना आप सेवाएं दी हैं आपने, और किस तरह से आपने अपने करियर को जो है एंजॉय किया है। तो सर आपका मैं अगर एक बात पूछूं तो आपका करियर कैसा रहा आपके अनुभव में? जितनी भी आपकी पोस्टिंग्स रही उसमें आपका क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे? कैरियर बाई एंड लार्ज बहुत अच्छा रहा, हमेशा समय से प्रमोशन होता रहा, बल्कि मैं अपने सीनियर बैच के साथ प्रमोट होता रहा। जो है सिविल जज भी मैं सीनियर बैच के साथ प्रमोट हुआ, ADJ भी अपने सीनियर बैच के साथ प्रमोट हुआ, तो उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बाद में थोड़ा सा जो है वो डायरेक्ट HJS के जो लोग आते हैं उनसे सीनियरिटी का एक टकराव रहा कि मैं 1996 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्रमोट हो गया था, और 1998 में भी जो लोग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट के आए उनको सीनियर कर दिया गया, जिसकी लड़ाई मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, और अल्टीमेटली मैं उसमें सफल भी रहा। लेकिन उसका जो सीनियरिटी लिस्ट बनी वो जो है 2011 में मेरे रिटायरमेंट के 2 महीने बाद बनी, और वो 25 लोग मुझसे नीचे हो गए। लेकिन जो है वो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट तो मुझे मिल गया, मेरा स्केल वगैरह रिवाइज हो गया, एरियास मिल गए, लेकिन जो 1.5 साल की मेरी डिस्ट्रिक्ट जज डिले हो गई या हाई कोर्ट जजी नहीं मिल पाई, उसका थोड़ा सा जो है अफसोस उस समय रहा। लेकिन ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, और मुझे यहाँ मेरठ आने के रिटायरमेंट के बाद मेरठ आने पे 4 साल के लिए फिर से 5 साल का असाइनमेंट जो है कंज्यूमर फोरम का मिल गया था, जिसमें पूरे मंडल का, मेरठ मंडल का चार्ज मेरे पास था। वाह, अमेजिंग सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि टोटल आप जब जिस टाइम सेलेक्ट हुए थे तो आपकी कितने उम्र थी, एज थी आपकी? ज्वाइनिंग के टाइम पे मेरी एज 27 साल थी, और रिटायरमेंट आपका? रिटायरमेंट 60 साल पे, 33 साल मैंने सेवा की है। और उसके बाद फिर वो भी सरकारी सेवा ही है, यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी गवर्नमेंट की बॉडी है, और बिजली विभाग के जो भी डिस्प्यूट होते हैं, तो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हों, चाहे वो कमर्शियल कंज्यूमर्स के हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के हों, वो उस फोरम में आते हैं। पूरे 5-6 जिलों की वो फोरम थी, तो उसमें मैं चेयरमैन रहा, और मेरे साथ एक चीफ इंजीनियर मेंबर रहते थे, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंबर रहते थे। तो सर वो जो सेवा आपने की उसमें मतलब पे स्केल अलग रहता है, क्या रहता है उसमें? वो फिक्स पे रहता है, पेंशन अलग मिलती है। रिटायरमेंट के बाद न्यायिक सेवा की डिस्ट्रिक्ट जजी की पेंशन मिलती गई, और उसका एक फिक्स सैलरी मिलती गई। बहुत शानदार सर। और एक बात और पूछना चाहूँगा, जो भी आपका करियर रहा उसमें कुछ अच्छे अनुभव क्या रहे जो आपके मेमोरी में हैं, जो आपको अभी तक याद हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराया? कुछ ऐसे कोई ऐसा केस रहा हो, या कोई ऐसे मतलब जो भी आपका अनुभव रहा हो, थोड़ा बताएं हमारे साथ। अच्छे अनुभव तो यही रहे कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करने की वजह से मुझे मान सम्मान बहुत मिला, और मेरे पास अनेकों जो है वो प्रशस्ति पत्र और सम्मान पत्र और हैं। लोगों ने जो कोच का सबसे भावुक पल जो है मेरे लाइफ का, कोच की जो मेरी सेकंड ट्रांसफ़र था, सेकंड पोस्टिंग थी, और फिर वहाँ से जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो वो पब्लिक फेयरवेल मेरा किया गया था, खाली वकीलों के द्वारा अलग किया गया था, और पब्लिक ने करीब 500 लोग एक चौराहे पे फेयरवेल किया गया था, और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के, बैंक्स के, मार्केट के बहुत सारे लोग थे, और एक प्रशस्ति पत्र पढ़ा गया था, जिसके वर्ड्स मुझे आज तक 2 लाइनें शुरू की तो याद हैं,
और बहुत अच्छा प्रशस्ति पत्र पढ़ा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने छोड़ा नहीं, आप ही छोड़ कर चल पड़े हैं न जाने किधर के लिए, ये जुदाई तरक्की का पैगाम हो तो तसल्ली है जख्मे जिगर के लिए। तो ये इतना भावुक पल था, इतना बड़ा गीत था, मेरे ऊपर लगा हुआ है ये मेरे कमरे में, तो जिसमें जो है वो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं कुछ बोल नहीं पाया था। इसी तरह का मान सम्मान पत्र जो है वो जब मैं रिटायर हुआ तो फिरोज़ाबाद के जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है वो अपने हाथ से लिख के कविता और दोनों एक तरफ अपना फ़ोटो एक तरफ मेरा फ़ोटो लगा के दी, और वो भी बहुत सुंदर पंक्तियाँ जो है उन्होंने लिखी थी उसमें कि अब वो मुझे इस वक्त ध्यान नहीं आ रही, लेकिन बहुत अच्छी जो है वो कविता, बहुत अच्छी पंक्तियाँ उन्होंने लिखी थी। तो बड़े मान सम्मान के साथ सेवा रही है, और बीच में एक आध बार कहीं थोड़ा बहुत जो है वो तनाव की स्थिति भी बनी कि लोग जो है अपने पक्ष में निर्णय कराने के लिए जो है वो कोशिश करते थे, सिफारिश कराते थे, पैसे का भी ऑफ़र भिजवाते थे। तो लेकिन उस सब को हमने वहन किया और उस सब से बचते हुए ईश्वर की कृपा से सक्सेसफुली जो है मैंने अपना कैरियर जो है वो सफलतापूर्वक जो है पूरा किया, और माननीय उच्च न्यायालय ने सदैव उसका सम्मान किया। वाह, अमेजिंग सर। मैं तो आपकी लाइनें सुन के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ, और सोचो आपने उन पलों को जिया होगा और महसूस किया होगा, तो आपको कितना अच्छा फील हुआ होगा। अमेजिंग। आपको दिखा सकता हूँ मेरे ऊपर कितने मान पत्र सम्मान पत्र ऊपर के ड्राइंग रूम में लगे हैं, अगर उनका फ़ोटो तुम्हें लेना होगा तो तुम हाँ ले सकते हो। उसमें ज़रूर आपका फ़ोटो लेंगे। हाँ, तो ये एक यहाँ भी लगा हुआ है, ये भावांजलि वहीं की फिरोज़ाबाद की। वाह, अमेजिंग। सोचो ऐसा करियर हो तो कितना मज़ा आता है। बहुत मैं एंजॉय करता हूँ, और जो क्लास 3 वाला एक फेयरवेल ऊपर लगा हुआ है, उसमें उन्होंने क्लास 3 एम्प्लॉयज़ ने कहा था, आने को तो सब आते हैं, सबके मन भा जाएं, ऐसे कम आते हैं। वाह, अमेजिंग। क्या गजब लाइन है सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो सर जैसे आपने सेवाएं की, तो आपके जो क्लास फेलोज़, इसमें आपके जो बैचमेट्स रहे होंगे, तो आज वो भी अच्छे पदों पे रहे होंगे, उनके बारे में थोड़ा बताएं। बैचमेट्स तो हम लोगों ने 42 लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी। बैच तो पूरा हमारा 150 लोगों का था, लेकिन 2 पार्ट में ट्रेनिंग हुई थी, तो हम 42 लोग एक साथ गए थे। आज भी वो गोल्डन मेमोरीज क्लब करके हमने वो जुड़े हुए हैं उसमें। कुछ लोग तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, लेकिन अभी भी उसमें करीब 30 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग अपनी बातें एक्सचेंज करते हैं। हमारे कुछ साथी माननीय उच्च न्यायालय तक भी पहुँचे। उस ग्रुप में हमारे जस्टिस अनिल शर्मा, जस्टिस ए एन मित्तल साहब तो बल्कि अपने उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अच्छे, और ज़्यादातर लोग डिस्ट्रिक्ट जज तक तो सभी पहुंच गए। 1-2 लोग कुछ ऐसे रहे जो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं हो पाए, एडीजे पे रिटायर हो गए, तो सभी सम्मानित पदों पर रहे, सबका अच्छा सेवा काल रहा। तो इसमें बहुत, मैं तो सुन के आपकी बातें काफ़ी फील कर रहा हूँ। तो आपके फ्रेंड्स अभी भी सब तकरीबन रिटायर्ड हो गए होंगे? हाँ, रिटायर तो सभी, मतलब कोई मैं मान लीजिए 2011 में रिटायर हुआ, तो मैक्सिमम हमारे सारे बैचमेट्स जो हैं 2014 तक सब रिटायर हो गए थे। 2014 तक। एक हमारा प्रश्न रहता है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आजकल का जो न्यायिक स्वरूप है वो काफ़ी बदल चुका है। आपके समय में कुछ और था, अभी उसका न्यायिक स्वरूप कुछ और है। अभी जो हमारी जुडिशरी सर्विसेज है उसमें आजकल के बच्चे काफ़ी प्रेरित भी हो रहे हैं, काफ़ी इवन उसमें तैयारी भी कर रहे हैं। तो उसमें आपके आज के और पहले जो न्यायिक व्यवस्था रही है उसके बारे में पहले तो आप बताएँ कि पहली न्यायिक व्यवस्था में और आज की न्यायिक व्यवस्था में क्या फ़र्क है, क्या उसमें आप बदलाव देखने को मिले हैं? पहले जब हमने सेवा शुरू की तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम्स थे, तो हमारे जो बड़े ब्रदर ने सेवा शुरू की थी वो और भी डिफ़िकल्ट टाइम्स थे। उस वक़्त तो मकान भी सब अधिकारियों को नहीं मिलते थे, लेकिन जब तक 1980 के बाद हाई कोर्ट ने काफ़ी इस दिशा में काम किया, गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया और काफ़ी मकान वगैरह बनवाए, तो मैं तो फॉर्चुनेट रहा कि मैं पूरी सेवा में कभी भी किराए के मकान में नहीं रहा। हमेशा सरकारी जो है वो, और अधिकतर टाइप बी या टाइप 4 मकान
कम से कम 4 कमरों के मकान ज़्यादातर मिलते रहे। तो बाद में टेलीफोन सुविधा भी हो गई, बाद में गाड़ी की भी सुविधा हो गई, तो धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती गई। और आज की डेट में तो पे स्केल भी उस ज़माने में बहुत कम थे। जब मैंने सर्विस शुरू की जो है वो 900 रुपये के करीब वेतन मिलता था एक माह में। आज जो है 90,000 रुपये से भी ज़्यादा वेतन स्टार्टिंग में मिलता है। तो आज की सुविधाएं जो है वो बच्चों के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी पैसा मिल रहा है, टेलीफोन के लिए भी, ख़रीदने के लिए भी मिल रहा है। तो आज न्यायिक सेवा में जितनी सुविधाएं हैं उतनी शायद किसी भी सेवा में नहीं है। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज की न्यायिक सेवा सब सेवाओं में सबसे बेहतर सेवा है, कि जो आपको 24 घंटे की उतनी जिम्मेदारी भी नहीं है पुलिस सेवा की तरह या प्रशासनिक सेवा की तरह। आपका एक टाइमली ड्यूटीज़ है, आपको घर पे भी काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 से 5 खाली कोर्ट हो आएँ, आपको फाइलें पढ़नी पड़ती हैं घर पे, जो है जो सुबह को स्टेनो आ जाता है, जजमेंट लिखाने पड़ते हैं। तो लेकिन फिर भी आपकी एक जो है वो पब्लिक की हाय तौबा से आपका कोई मतलब नहीं रहता। तो आज जो है वो हर ऑफिसर के पास शायद ही कोई अफसर हो जो सरकारी मकान में ना हो। सबके पास अपनी गाड़ियां या तो रहती हैं या सरकार भी गाड़ी खरीदने के लिए भी लोन देती है बहुत कम ब्याज पे, और जो है वो तो सब पेट्रोल के लिए भी पैसा देती है उसको चलाने के लिए भी। तो आज हर अधिकारी के पास, आपको हर न्यायिक अधिकारी के पास गाड़ी मिल जाएगी। जबकि जब हमने सेवा शुरू की तो उस समय खाली जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास गाड़ी होती थी, बाकी लोगों में किसी के पास स्कूटर, कई लोगों के पास तो साइकिल रहती थी, स्कूटर भी नहीं रहता। तो आपके पास आपको जो एक्स्ट्रा वो मिले थे वो क्या थे सर्विस के दौरान? मतलब गाड़ी की सुविधा रहती थी? गाड़ी की सुविधा जो है 1996 में जाने के बाद जो है वो एडीजे होने के बाद एक तरह से मिली है। और वो इंडिपेंडेंट गाड़ी वो भी नहीं होती, वो 5 पूल्ड की गाड़ी होती थी। 5 ऑफिसर्स को कलेक्ट करती थी उनके घरों से, कचहरी ले जाती थी, फिर छोड़ जाती थी। इंडिपेंडेंट गाड़ी जो है तो खाली डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज होने के पास मिली है मुझे। उसी टाइम मिले आपको? अभी वर्तमान में भी ऐसा ही है? वर्तमान में सीजीएम के पास इंडिपेंडेंट गाड़ी रहती है, और फर्स्ट एडीजे के पास इंडिपेंडेंट गाड़ी रहती है, और डिस्ट्रिक्ट जज के पास तो स्वाभाविक रूप से रहती ही है। बाकी जिनके पास गाड़ी सरकारी नहीं है तो उनको जो है वो अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल मिलता है, 100 लीटर पेट्रोल पर मंथ मिलता है। बहुत शानदार सर, मैं काफ़ी अच्छा। उस समय जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कोर्ट्स का वो भी बहुत ख़राब था। बैठने की प्रॉपर जगह नहीं होती थी, एयर कंडीशन का तो सवाल ही नहीं था। एयर कंडीशन तो शायद मैं जब रिटायर हुआ तो तब भी शायद कोर्ट में पता नहीं, मुझे ठीक से ध्यान भी नहीं है कि पता नहीं लगा था कि नहीं लगा था। तो एसी जो है वो थे ही नहीं उस जमा। मेरी गाड़ी भी इवन डिस्ट्रिक्ट जज वाली मेरी गाड़ी एसी नहीं थी। लेकिन आज जो है वो सारी सुविधाएं, आज मैं यहाँ मेरठ के कोर्ट रूम्स में भी देखता हूँ तो एयर कंडीशन भी लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की गाड़ी भी एयर कंडीशन है, और सब चीज़ें अब सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं पहले के ज़माने में। लेकिन जो स्तर है वो उसमें कभी कभी पब्लिक से सुनने को मिलता है शिकायतें कि उतना जो जितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, जितना जो है वो पैसा मिलने लगा है, तो पब्लिक की अपेक्षाएं भी न्यायाधीशों से जो है बहुत होती हैं। वो कहते हैं साहब ऊपर ईश्वर, नीचे जो है वो न्यायाधीश। तो इंसाफ करने वाले 2 ही आदमी हैं, सबसे बड़ा भगवान और दूसरा न्यायाधीश। तो इस सेवा में जो है वो अपेक्षाएं पब्लिक की बहुत रहती हैं। तो यही है कि वो उन अपेक्षाओं पे आज की स्थिति हमारी न्यायिक व्यवस्था खरी नहीं उतर रही है। आज पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, केसेस में डिले बहुत हो रहा है। उस समय भी हमारे ज़माने में भी होता था, ऐसा तो नहीं है कि उस ज़माने, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मेरे ज़माने में जो है उस वक़्त करीब 2-2.5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी थी देश में, आज 5 करोड़ से ज़्यादा की पेंडेंसी है। तो उसको देख के कभी कभी तकलीफ़ होती है, जो लोगों की बातें सुनने में मिलती हैं कि कितनी उम्मीद से वो कोर्ट जाते हैं और वो वहाँ डेट्स लग जाती हैं, समय लगता है। हाँ, समय लग जाता है। तो उस चीज़ को देख के कभी कभी तकलीफ़ होती है। और वैसे ठीक है, न्यायाधीशों जो नए लोग जजेस बनना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी सेवा है, और वो अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो मान सम्मान का, इससे ज़्यादा मान सम्मान किसी सेवा में मिल ही नहीं सकता। बहुत अमेजिंग,
बहुत अमेजिंग। और एक प्रश्न हमारा स्वाभाविक भी बनता है कि जैसे आप डिस्ट्रिक्ट जज रहे और बहुत सारे उस अन्य पदों पे भी रहे, तो आपके सामने बहुत सारे केसेस आए होंगे, तो उसमें कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जो आपको काफ़ी विचार करने पे मजबूर कर रहे होंगे। तो आपने उस समय किस तरह से निर्णय लिए उसमें, और क्या विचार रहे आपके, क्या आपका मानना होता था, किस तरह से? देखिए, वो एक केस तो यहीं मेरठ का था कि मैं प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी था। प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो मकान दुकान के केसेस जिनके पास आते हैं खाली कराने के लिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करते हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस जिस पे वो समझते हैं ठीक ऑफिसर है उसको प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं। तो मैं प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी था मेरठ में। तो एक केस मेरे पास आया जिसमें जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों ने ही मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, और दोनों की सिफारिशें, और मेरे पास एक क्लोज फ्रेंड की सिफारिश आई और एक मेरे ब्रदर के जानने वाले डॉक्टर साहब थे एक तरफ से, और दोनों ने कहा कि भाई ज़रा सा देख लेना अगर कुछ हेल्प हो सकती होगी तो मैंने जो है वो उसको फिर ये कि मैं क्या करूं कैसे करूं, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा कि साहब वो मैं इसको केस को तय नहीं करना चाहता। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज भी मेरे ऊपर इतना विश्वास करते थे, कहने लगे नथिंग डूइंग, डिसाइड विदाउट एनी फियर एंड फेवर। तो उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया, कहा कि नहीं आप ही को डिसाइड करना है, आप जैसा ठीक समझे कहें। तो अल्टीमेटली मैंने उसको डिसाइड किया, और मुझे खुशी है कि मेरा जजमेंट वो अपहेल्ड रहा हाई कोर्ट तक। और मैंने उनमें कंप्रोमाइज़ की भी कोशिश की थी, और मैं कंप्रोमाइज़ में 3 महीने का टाइम दिलवा रहा था कि वो 3 साल का, कि भाई 3 साल में मकान खाली कर देगा ये जो है वो टेनेंट जो है। और लैंडलॉर्ड तैयार भी हो गया था, लेकिन टेनेंट तैयार नहीं हुआ राइटिंग में देने के लिए। वो कहने लगा साहब हम तो 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, और वो मकान फॉर्चुनेटली 1 साल के अंदर खाली हो गया। मेरे जो ऑर्डर की अपील थी वो 8 महीने में डिसाइड हो गई डीजे के यहाँ से, दोनों को खारिज हो गई। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने रिट को खारिज कर दिया, और वो विद इन ए ईयर जिसको मैं 3 साल कंप्रोमाइज से दिलवा रहा था वो उनको 1 साल में खाली करना पड़ गया मकान। जो वो कह रहे थे 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, वो ये भी काफ़ी अच्छा वो रहा देखने। इस तरह के मैटर्स कई बार आते थे, चैलेंजिंग मैटर्स होते थे कि आदमी बहुत सिफारिश कर रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन अपनी कॉन्शियस के हिसाब से, जस्टिस के हिसाब से, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी फियर, तो वो डिसाइड किए मैंने। एक हमारा इसमें क्वेश्चन और बनता है कि जैसे आप उस समय रहे महत्वपूर्ण पदों पर, तो राजनीतिक दबाव आपको देखने को भी मिले होंगे, तो आपने अपना निर्णय ही रखा या किस तरह से मतलब उसको फेस किया? मैं सत्यम आपको एक चीज़ बताऊं कि फॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जब तक आप ना चाहें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मतलब नेता कोई हिम्मत नहीं करता किसी जज के यहाँ आने की। मैं बिजनौर में फर्स्ट पोस्टिंग पे था, तो माननीय मंत्री जी उस वक्त के थे, राज्य मंत्री थे बिजनौर के, तो उनका खुद का केस मेरी कोर्ट में चल रहा था। लेकिन ही नेवर जो है अप्रोच्ड मी, और उन्होंने प्रेशर का तो सवाल ही नहीं, वो कभी उन्होंने आके मिलके भी ये भी कहने की कोशिश नहीं की कि साहब मेरा केस है, मेरे पक्ष में डिसाइड कर दीजिएगा। तो ये जुडिशरी की सबसे बड़ी बात है। और जो है वो तो इसलिए आप हाँ खुद अगर नेताओं से मिलने की इच्छा रखें तो वो एक अलग बात हो जाएगी कि अगर कोई पर्टिकुलर न्यायिक अधिकारी किसी नेता के यहाँ जाने लगे तो फिर वो नेचुरली जो है नेता भी उससे, अगर वो नेता से कुछ एक्सपेक्ट करेगा तो नेता भी एक्सपेक्ट करेगा न्यायिक अधिकारी से। अदरवाइज अगर आप इंडिपेंडेंट इम्पार्शली काम कर रहे हैं तो कोई ना किसी मिनिस्टर का इंटरफेरेंस है, ना किसी जो है MP MLA का है, कोई इंटरफेरेंस किसी। इवन आपके जुडिशरी में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मेरा 33 साल का अनुभव है कि आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका भी कभी कोई प्रेशर नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट जज कभी आपसे किसी सबऑर्डिनेट जज को ये नहीं कहता कि भाई इस केस को ऐसे डिसाइड कर देना। तो जज इज़ ऑलवेज फ्री टू डू जस्टिस विद हिज ओन कॉन्शियस। ये सबसे बड़ी बात, बेस्ट पार्ट ऑफ द जुडिशरी। ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करी बात जो मुझे आपने सर बताई अभी, कि जुडिशरी में किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, स्वतः ही आप निर्णय लेने के अधिकारी होते हैं और उसके बलबूते ही सारे निर्णय आते भी हैं। बहुत शानदार सर आपके जवाब रहे हैं, और कितना अच्छा अनुभव रहा है आपका, कितने अच्छा करियर रहा है सर, आपने जो अपने सारे अनुभव देखे। तो एक हमारा अब
जो आजकल की व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उसके एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आज बच्चे करते हैं, हमारे युवा वर्ग उसमें आज प्रयासरत है। तो सर उनके लिए आप तो काफ़ी अनुभवी रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है कि वो आज बच्चे डिस्ट्रिक्ट से लेके और ऊपर तक जो सर्विसेज होती हैं सेंट्रल लेवल पर, वो किस तरह से वहाँ तक पहुँच सकते हैं और आपका क्या अनुभव है? देखिए, सेंट्रल सर्विसेज तो थोड़ा सा अलग हो जाती हैं, वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। जुडिशरी की जहाँ तक बात है, जुडिशरी की अपने स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं। जुडिशरी टिल टुडे इज़ नॉट ए सेंट्रल सर्विस। ये हर स्टेट की अपनी अपनी सर्विस है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, दिल्ली न्यायिक सेवा, हर स्टेट, बिहार न्यायिक सेवा, मध्य प्रदेश न्यायिक, हर स्टेट की अपनी अपनी न्यायिक सेवा है। वहाँ की या तो पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहान होल्ड करती है स्टेट की, या फिर जो है वो कई जगह हाई कोर्ट भी करती है भर्ती। तो जो अगर आप न्यायिक सेवा में आना चाहते हैं तो आपको एक तो LLB मस्ट होना चाहिए। लॉ ग्रेजुएट होना, खाली BA पास करके MA पास करके आप न्यायिक सेवा में नहीं आ सकते, जबकि सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं। तो एक तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि सिविल सर्विस के लिए आप BA, BSc, BCom, MBBS, इंजीनियरिंग कुछ भी करके, आप कोई भी ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास हो तो आप सेंट्रल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में बैठ सकते हैं। और वो ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, वो उसमें आपको ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पीट करना पड़ेगा। ये स्टेट लेवल का कंपटीशन है। बैठ बाहर के लोग भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग बैठते हैं, दूसरे स्टेट के बैठते हैं। और हमारे प्रदेश के लोग जो है बिहार न्यायिक सेवा में भी हैं, राजस्थान न्यायिक सेवा में भी हैं, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में भी है मेरी जानकारी में। तो और दूसरे स्टेट में भी जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत और दूसरे स्टेट्स के रहे हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज 2-4% से ज़्यादा नहीं होती। तो जो सिविल सर्विस का आदमी है, IAS में मान लीजिए अगर कोई सेलेक्ट हो गया तो वो SDM से शुरू करता है। मजिस्ट्रेट के बारे में कुछ लोगों को मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। मजिस्ट्रेट के बारे में ज़्यादातर पब्लिक को कन्फ्यूज़न है। यस, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था सर। तो मजिस्ट्रेट जो है वो एक जो PCSJ से बनता है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है, JMFC जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और जो सिविल सर्विस से SDM होता है, जैसे वो उसके नाम के साथ भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो लोग भी मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स है। तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एक जुडिशल मजिस्ट्रेट है। दोनों जो है वो की पावर्स, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। हाँ, अलग अलग हैं। उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, उनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जिले को चलाना है, प्रशासन चलाना है। जुडिशरी में जो केसेस होते हैं, चाहे वो सिविल नेचर के हो, चाहे वो क्रिमिनल नेचर के हो, तो वो उनको देखना है। तो सिविल सर्विसेज में IAS बनने के बाद आदमी SDM से नॉर्मली शुरू करता है, या जो है वो मजिस्ट्रेट, उसको जो एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट वगैरह उसको बनाया जाता है, और फिर CDO, और फिर वो ADM नॉर्मली यूपी में तो नहीं होता, कुछ स्टेट्स में ADM भी बनाते हैं IAS वाले को। तो वो फिर DM, कमिश्नर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सेंट्रल में जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी, और सेंट्रल में के जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी। तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जो है, कैबिनेट सेक्रेटरी का लेवल जो है सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर रहता है। तो वो IAS का आदमी वहाँ तक जा सकता है। मतलब बेसिकली वो एक मिनिस्ट्री और उसके बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो कैबिनेट का भी मेंबर होता है, कैबिनेट में भी वो बैठता है कैबिनेट मीटिंग्स में। तो कैबिनेट से वो, लेकिन वो बड़ी ऑल इंडिया की एक ही पोस्ट है, तो हर आदमी वहाँ तक नेचुरली जो है, हर आदमी चीफ सेक्रेटरी भी नहीं हो पाता है स्टेट में, वो भी चूँकि चीफ सेक्रेटरी स्टेट की एक पोस्ट है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ PCSJ से आदमी जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट जज तक हो जाता है, अगर वो 25, 26, 27 साल तक की एज में आ गया। अगर लेट हो जाता है तो चूँकि 35 साल तक एंटर कर सकता है न्यायिक सेवा में आदमी। सिविल सर्विसेज में शायद 26 या 28 साल की एज है, उसके बाद उसमें एंट्री नहीं है, एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिनके लिए कोटे के लिए एज एक्सटेंशन है, उसमें 28 है। हाँ, तो वो 28 तक उसमें जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो वो जो 28, 26, 28 में जाएगा वो चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी पे नहीं जाता। जो लोग 22, 23, 24 साल में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका चांस रहता है कि वो चीफ सेक्रेटरी तक जो है वो स्टेट में या सेंटर के सेक्रेटरी और उस तक जा सके। UPSC में तो सर 28 जनरल के लिए है और 31 फिर OBC, और उसके बाद जो है अन्य 9 मौके जो है SC ST को भी मिलते हैं। हाँ, तो इस तरह से उसमें चलता है। हाँ। और बाकी सर जुडिशरी में जो है हाईएस्ट हमारी जो पोस्ट होती है वो कहाँ तक होती है?
नॉर्मल तो डिस्ट्रिक्ट जज तक है, लेकिन हमारे यहाँ से कोटा है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हाई कोर्ट में। 1/3 जजेज जो है वो दे आर ऑलवेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो वो जो है मान लीजिए 100 जजेज हैं हाई कोर्ट में, तो 33 जजेज जो है न्यायिक सेवा के होंगे, प्रदेश की न्यायिक सेवा के। तो उसमें ये हो सकता है, अब आजकल जो है चूँकि एचजीएस की भी एंट्री होने लगी, तो पीसीएस वाले लोग भी होंगे, जो एचजीएस से डायरेक्ट आते हैं वो भी होंगे। तो पीसीएस भी एचजीएस हो जाता है जब वो एडीजे हो जाता है, तो सब एचजीएस में मर्ज हो जाते हैं, डायरेक्ट वाले भी, प्रमोटेड वाले भी। तो उन एचजीएस लोगों में से जो है जो सीनियर होते हैं वो हाई कोर्ट के लिए नाम उनके चले जाते हैं। तो हाई कोर्ट जज तक जा सकता है आदमी बेसिकली। पीसीएस से अगर वो 23-24 साल में पीसीएस बन जाए तो उसका चांस है कि वो जो है आदमी हाई कोर्ट जज तक भी जा सकता है, चांस है। बाकी कोई गारंटेड ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है सब परिस्थितियों पे। बहुत शानदार सर। हमारा एक प्रश्न आपसे रहेगा कि जो आज बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से आपकी तैयारी करना चाहिए और क्या उसका स्वरूप हो सकता है और क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या उनको बुक वगैरह अगर आप कुछ प्रिस्क्राइब करना चाहें, या क्या उनका शेड्यूल रहना चाहिए, कितना उनको पढ़ना चाहिए, कितना समय उनको देना चाहिए, तो थोड़ा आप सर बताएं। देखिए, अगर आपका पीसीएस में किसी बच्चे का जाने का इरादा है तो या तो वो 5 इयर्स लॉ करके जाएगा या तो वो 3 इयर्स लॉ ग्रेजुएशन के बाद करेगा। तो उसको शुरू से ही अपने, चूँकि पीसीएस में लॉ के पेपर्स ही मेनली रहते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश ये भी रहता है, लेकिन उनका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं रहता। सिविल सर्विस में उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ जो है वो वेटेज आपके लॉ के पेपर्स का ज़्यादा होता है। तो आपको अपनी लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं, जब आप एलएलबी कर रहे हैं तभी से सोच के और मेहनत करके उनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एलएलबी तो बिल्कुल जो है 3rd डिवीज़न में, 2nd डिवीज़न में ऐसे पास कर लें, पढ़े ना उस वक्त, बिना कॉलेज जाए आपने बस खाली 2-4 दिन एग्ज़ाम से पहले पढ़ लिए और आप एलएलबी पास हो गए, फिर आप सोचेंगे मैं जज बन जाऊँ, तो उतना आसान नहीं होगा। मतलब फिर आप 2-4 साल मेहनत करके फिर दोबारा से पढ़ाई करें, या तो तब, या फिर आप एलएलबी के दौरान ही अगर अच्छे से पढ़ते हैं और आप जो है अपने बहुत अच्छे आपकी सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाए, बहुत अच्छे आपके नंबर आते रहें और आपकी लॉ की नॉलेज पे, लॉ पे कमांड हो आपका, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी जो है पीसीएस में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये है कि अपने सब्जेक्ट्स अच्छे तैयार करते हैं। एक आध जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हर सब्जेक्ट की जो है प्रेस्क्राइब रहती है सिलेबस में, तो उनको साथ में रखें। बाकी बेयर एक्ट मेनली जो है वो आपको जो बेसिक प्रोविजंस है, और उसमें खासतौर से सेलेक्टेड स्टडी करनी चाहिए। पूरा बेयर एक्ट आप याद नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के पिछले 10 सालों के पेपर देखने चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक पर पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना चाहिए। लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत से लोगों को नॉलेज बहुत होती है, लिख नहीं पाते एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में लिखने 3 घंटे में आपको बेस्ट अपना उतार के देना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और पहले जो है उसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो लैंग्वेज का बहुत ज़रूरी है। मैं चूँकि सुभारती यूनिवर्सिटी में मैंने पार्ट टाइम यहाँ एज ए प्रोफेसर भी रहा हूँ मैं रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने देखा कि बच्चों की लैंग्वेज, ज़्यादातर बच्चों की जो है वो ठीक नहीं है। ख़ासतौर से इंग्लिश की लैंग्वेज, तो हालांकि अब मीडियम हिंदी भी अलाउ कर दिया, लेकिन यह है कि मतलब कई बार तो बच्चों की हिंदी की नॉलेज भी, हिंदी की भी लेखन जो है वो, भाषा का ज्ञान उतना नहीं है। तो भाषा का थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, और जो है वो सब्जेक्ट का नॉलेज, सेलेक्टेड टॉपिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी हर टॉपिक पर मान लीजिए जो पेपर्स होने हैं उनके अगर आप 20-30 सवाल अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उनमें से आपको 5 सवाल जरूर मिल जाएंगे। जैसे सिविल सर्विसेज में हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें लॉ भी है हालांकि, हाँ। उसमें भी बच्चे लेते हैं लॉ, और लैंग्वेज पेपर्स भी हैं उसमें, कुछ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स भी हैं और कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हैं, तो वहाँ और चॉइस होती है काफ़ी। तो इसमें जुडिशरी में भी चॉइस होती है सर? नहीं, जुडिशरी में कोई चॉइस नहीं होती। जुडिशरी में सब पेपर्स कंपलसरी ही होते हैं, क्योंकि सबका सब लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं। हाँ, बस वो स्टेट जो एक अपने स्टेट के लॉज का पेपर होता है वो हर स्टेट में जो है थोड़ा सा बदलता है स्टेट वाइज। यूपी में यूपी के लॉज आते हैं, लोकल लॉज कहलाते हैं, यूपी लोकल लॉज। तो लोकल लॉज हर, आप मध्य प्रदेश के लिए देना, हर स्टेट का अलग अलग, वो हर स्टेट का अलग हो जाता है, तो उतना पोर्शन थोड़ा सा बदलता है, बाकी जो है ज़्यादातर कॉमन रहता है। बहुत शानदार सर। और बच्चे कितने साल की सर्विसेज में सर काफ़ी हो, मतलब समय देना चाहिए तैयारी में, कि कितना समय सफिशिएंट होना चाहिए? देखिए, अगर आप रेगुलर लॉ कर रहे हैं तो आप क्लासेज अच्छे से अटेंड करिए,
और उसके बाद अगर आप 4 घंटे रोज़ भी कायदे से पढ़ते हैं, मन लगा के, केवल 4 घंटे रोज़ पर स्कूल कॉलेज के अलावा, तो आपका काम चल जाएगा, अच्छे से आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन वो 4 घंटे ऐसे होने चाहिए तो कि बिल्कुल किसी दिन ये नहीं कि 4 घंटे हो गए और किसी दिन आप 1 घंटा भी नहीं पढ़े, मस्ती मार रहे हैं। तो अगर आपने एक दिन मस्ती मारी है तो फिर अगले दिन आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप 4 घंटे का एवरेज मेंटेन कर पाते हैं और मन लगा के कर पाते हैं तो दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यस। तो इसमें सर जैसे काफ़ी समय लोग तैयारी भी करते हैं तो धैर्य की बहुत कमी देखने को मिलती है, धैर्य का होना भी बहुत आवश्यक होता है। धैर्य का भी बहुत होना आवश्यक है। मैंने तो एमएससी जो है वो 1972 में कर ली थी और मैंने सर्विस ज्वाइन की 78 में। तो मैंने तो एक तरह से 6 साल धैर्य रखा, हालांकि बीच बीच में मौके मुझे कई मिलते गए सर्विसेज के। ऐसा नहीं था कि वो मेरी अपनी इच्छा थी कि चूँकि मैं गजटेड ऑफिसर से कम पे ज्वाइन नहीं करना चाहता था तो मुझे इतना टाइम लग गया। अदरवाइज़ तो बीएससी के बाद ही मुझे जॉब ऑफर हो गई थी केमिस्ट की। तीनों फर्स्ट क्लास थी, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी। तो केमिस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था जो है मुजफ्फरनगर में इंडाना मिल्क फैक्ट्री में। तो लेकिन आप अच्छे जॉब के लिए तो आपको फिर नेचुरली मेहनत भी करनी पड़ेगी, पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। आप अपनी पसंद का जॉब चाहते हैं और कई बार आपकी किस्मत साथ देती है तो आप जो है वो जल्दी भी सेलेक्ट हो जाते हैं, 1-2 साल में भी हो जाते हैं, कई बार आपको 4-5 साल भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सो प्यारे दोस्तों, आपको कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको मेहनत, लगन और धैर्य का बहुत बड़ा पालन करना होगा, तभी आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। सो हमारा सर लास्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला है कि बच्चों को लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनके लिए क्या मैसेज आपका हो सकता है जिससे उनका इस फील्ड में काफ़ी उनको सफलताएँ प्राप्त हो सकें या मददगार कुछ ऐसे शब्द हो सकें जो उनको मदद करें? बच्चों को सबसे पहले तो अनुशासन का पालन करना चाहिए, नियमित होना चाहिए। उनको जो है वो नियमित रहें, अनुशासित रहें और धैर्य रखें। तो इन 3 चीज़ों के साथ अगर वो चलेंगे और अपना फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। तो अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो फिर आप जुडिशरी के लिए लॉ पे विशेष रूप से कंसंट्रेट करें। अच्छी मैगजीन्स जो है वो जनरल नॉलेज के लिए अखबार वगैरह को पढ़ें और मन लगा के 3 साल LLB के या 5 साल LLB के और मुश्किल से 2 साल फिर आपको और लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने हैं और आप अपना उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए थे सीनियर रिटायर्ड फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यूपी श्री A.K. अग्रवाल जी। आपने बहुत ही शालीनता से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। आपने जो है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे आपने सर जवाब भी दिए और बखूबी उनका जो है सभी का एक सटीक उत्तर भी दिया। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आप हमारे साथ जुड़े और साथ में हमारे व्यूअर्स के लिए आपने बहुत अच्छे शब्द भी कहे। शायद ये मोटिवेशन आपको बच्चों को देंगे। और प्यारे दोस्तों, ऐसे ही आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहें और सर आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना का भी देखने के लिए। सो प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार रहा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ऐसे ही अपना जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका प्रश्न का जल्दी से जवाब देंगे। और अपनी सफलताओं के लिए आप प्रयासरत रहिए और निश्चित ही आप जुडिशरी की तरफ भी आप सफल हो सकते हैं, बशर्ते आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। तो कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।